नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्कूलों के बंद होने का प्रभाव स्कूली शिक्षा पर और छात्रों पर क्या पड़ा है, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओमिक्रॉन से भारत कैसे निपटे, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत को आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बजट को देखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चिंताएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 के सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोविड के मामले बढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि इतने दिनों तक स्कूलों को बंद करना एक तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन है। यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि सरकारों के द्वारा जब भी कोविड-19 का मामला बढ़ता है तो सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, और यह जो काम है वह यह दिखाने का प्रयास है कि सरकारें कोविड-19 को रोकने के लिए कुछ कर रही हैं। यानी कि सबसे आसान जो टारगेट है वह हमारे स्कूल हैं। यहाँ पर दुनिया के कई देशों का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि ओमिक्रॉन के मामले के वृद्धि के बावजूद बहुत सारे देशों ने अपने बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को खुला रखा है। और यहाँ पर इसको समझाने के लिए लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जो आंकड़े हैं उससे यह पता चलता है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 का जोखिम यातायात दुर्घटनाओं के जोखिम से बहुत कम है, और इसलिए बच्चों की सुरक्षा के नाम पर स्कूलों को बंद करना उचित नहीं है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यह जो बताया जाता है कि स्कूल सुपर स्प्रेडर्स हैं वह कहीं से भी सही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो बच्चे वायरस को स्कूल से घर ले जा सकते हैं और बड़े इससे संक्रमित हो सकते हैं। यानी कि स्कूल जो है वह कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक प्रमाण देखें तो यह सही नहीं है। यहाँ पर जो भी अध्ययन किए गए हैं वह इसके विपरीत है। उदाहरण के लिए यहाँ पर स्पेन के एक अध्ययन को लेकर के चर्चा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि स्पेन में स्कूलों में सभी उम्र के 1 मिलियन से भी अधिक बच्चों का डेटा देखा गया, और पाया गया कि सभी स्कूली बच्चों के लिए जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू का मतलब होता है वायरस फैलने का जो दर है वह 1 से भी कम है, जबकि आर वैल्यू बड़े लोगों में बहुत ही ज्यादा पाया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कम उम्र के बच्चों में जो आर वैल्यू है यानी कि वायरस के फैलने का जो दर है वो बहुत ही कम है। अगर हम प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखें तो यहाँ पर जो आर वैल्यू है वो 0.2 है, और इसीलिए महामारी के फैलने के नाम पर भारत में जो प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ियों को बंद किया गया वह एक तरीके से अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि स्कूलों को बंद करने के लिए जो कारण बताए जाते हैं वह सही नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों में इस वायरस के फैलने का जो दर है वो काफी कम है। इस एडिटोरियल में इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि हमने जिस तरीके से स्कूलों को लंबे समय तक के लिए बंद रखा है उसके परिणाम अब हमें देखने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो कक्षाएं होती हैं उसे हम ऑनलाइन शिक्षा से नहीं बदल सकते। इसके बहुत सारे कारण हैं। विशेष रूप से प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसे हम ऑनलाइन शिक्षा से नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षकों और साथियों के साथ जब समय बिताते हैं तो वे बहुत सारी बातों को सीखते हैं, उनका सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकास होता है। और इसको लेकर के एक रिपोर्ट आया है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, और बताया गया है कि सितंबर 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह बताया गया कि बच्चों के पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है
उसमें गिरावट आई है और यह साफ साफ दर्शाता है कि हम कक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षा से नहीं बदल सकते। यहाँ पर कुपोषण का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हमारे देश में बच्चों का कुपोषण एक गंभीर समस्या है और जिस तरीके से स्कूलों में जो दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती थी, जिससे बच्चों में कुपोषण में काफी गिरावट आया था, स्कूलों के बंद होने से यह योजना भी बंद हो गया है और भारत में कुपोषण का स्तर बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्कूलों को बंद करने के लिए टीकाकरण का जो तर्क दिया जाता है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि यह भी एक मिथक है कि स्कूलों को तभी खोलना चाहिए जब तक सभी बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ जो टीका है वह नहीं लगाया जाता। यहाँ पर उदाहरण देते हुए लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वयस्कों के टीकाकरण करने से पहले ही स्कूलों को खोल दिया गया। तो यहाँ पर भारत में यह तर्क देना कि जब तक सभी बच्चों को और सभी वयस्कों को टीका नहीं लग जाता तब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए, ये भी तर्कहीन है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि कुछ डॉक्टर यह तर्क देते हैं कि जब तक बच्चों को कोविड-19 का टीका ना लग जाए तब तक उन्हें स्कूल नहीं जाने देना चाहिए, ये भी अवैज्ञानिक है। क्योंकि जो कोविड-19 के टीके अभी दिए जा रहे हैं वयस्कों को या फिर बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, वे सभी टीके कोविड-19 के संक्रमण को नहीं रोकते, वे सिर्फ लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर इस बात को भी उठाया गया है कि बच्चों के लिए टीके जो बनाए जा रहे हैं वो अभी ट्रायल फेज में हैं और इसको देखते हुए जल्दबाजी में बच्चों को टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। सबसे अंतिम में यहाँ पर इस बात को उठाया गया है कि शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है और इतने दिनों तक स्कूलों को बंद करके और ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प देकर हमने बच्चों के अधिकार का हनन किया है। तो यहाँ पर कोविड-19 के कारण जो देश भर में स्कूलों को बंद करने की प्रथा है उसको लेकर के बात की गई है और कहा गया है कि ऐसे काम जो हैं वह अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे हैं, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। बस कोविड-19 को रोकने के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, जबकि मार्केट, होटल, सिनेमा हॉल सभी जहां पर भीड़ भाड़ हो सकते हैं वे अभी भी खुले हुए हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टैकलिंग द ओमिक्रॉन वेव गेटिंग फ्यूचर रेडी और यह टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि पहली बार ओमिक्रॉन के मामले 2 महीने पहले रिपोर्ट किए गए थे और इसके बाद से 171 देशों में ओमिक्रॉन की पहचान की गई है। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर सबसे पहले ओमिक्रॉन के मामले देखे गए थे, वहां पर इसके कारण चौथी लहर आई है और यह चौथी लहर वहां पर समाप्त हो चुकी है और इसके कारण दक्षिण अफ्रीका को काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी न्यूनतम प्रतिबंध लगाए थे और उसने इन प्रतिबंधों को जल्दी से हटा लिया था। दक्षिण अफ्रीका ने नई समझ के आधार पर ओमिक्रॉन के मामलों को डील करने का प्रयास किया। वहां पर ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और अनावश्यक दवाओं का इस्तेमाल का कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां पर अस्पतालों में जो भर्तियां हैं वो भी काफी कम हुई थी और इसको देखते हुए पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है कि आखिर दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन के वेव को कैसे डील किया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तीसरी लहर चल रही है कोविड-19 की और यहाँ पर भारत भी दक्षिण अफ्रीका से बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरीके से उसने अपने यहाँ चौथी लहर को कम करने का प्रयास किया। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो तीसरी लहर चल रही है वह कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के पैटर्न पर ही चल रहा है कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में मामले बढ़े थे उसी तरीके से भारत में भी तीसरी लहर में मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए भारत दक्षिण अफ्रीका से सीख सकता है। और यहाँ पर 3 बातों की चर्चा की गई है लेखक के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि नए पैटर्न के आधार पर भारत को तैयारी करनी चाहिए। महामारी को ट्रैक करने के लिए नए संकेतकों, दैनिक मामलों, अस्पताल में बिस्तर पर रहने और गहन देखभाल इकाई में प्रवेश जैसे डेटा का उपयोग करना चाहिए। संक्रमण के पैटर्न को समझना चाहिए और उसके आधार पर फिर अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार को विज्ञान और साक्ष्य आधारित मामलों की पहचान
और उपचार योजनाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनका सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत को दक्षिण अफ्रीका के तहत ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें जारी रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के कोविड-19 प्रतिबंधों की बहुत ही सीमित प्रासंगिकता है। एकमात्र अपवाद बड़े सार्वजनिक समारोह हो सकते हैं जिनमें शारीरिक दूरी बनाना संभव नहीं होता, यानी कि भारत को जो बड़े सार्वजनिक समारोह हैं उन्हें ही बंद करना चाहिए। बाकी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह चलती रहें। यहाँ पर स्कूली शिक्षा को लेकर के भी बातें कही गई हैं। अभी अभी हमने स्कूली शिक्षा को लेकर के चर्चा की है और यहाँ पर भी ये कहा गया है कि बिना सोचे समझे स्कूलों को बंद करना भारत के लिए सही नहीं होगा। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में स्कूलों को तुरंत खोल दिया गया, उस तरीके से भारत को भी अपने स्कूलों को साक्ष्य के आधार पर बंद करना चाहिए और यह कोशिश करना चाहिए कि उन्हें तुरंत खोल दिया जाए। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि महामारी के 2 वर्षों में जो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर देशों ने सीखी है वह यह है कि उन्हें अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है और भारत को भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने अपने यहाँ ओमिक्रॉन के मामलों को संभालने का काम किया है, उससे पूरी दुनिया सीखते हुए अपने यहाँ नए तरीके से नीतियों का निर्माण करे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इंडिया नीड्स ए नेशनल विजन और यह टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसके पास एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए जिस पर वह लगातार आगे बढ़े और इसको समझाने के लिए लेखक के द्वारा चीन का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2015 में चीन ने मेड इन चाइना 2025 के नाम से एक दृष्टिकोण जारी किया था जिसमें 10 प्रमुख हाईटेक उद्योगों के विकास के लिए 10 वर्षीय योजना की परिकल्पना की गई थी, जिसका बड़ा उद्देश्य विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना था। इस दस्तावेज में कहा गया था कि चीन 2025 तक 70% आत्मनिर्भर हो जाएगा और 2049 तक विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य को देखते हुए चीन के द्वारा भारी मात्रा में अपने यहाँ बदलाव किए गए ताकि वह इस लक्ष्य को पूरा कर सके। चीन के द्वारा 2019 में रक्षा के ऊपर एक व्हाइट पेपर लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि चीन 2035 तक अपनी सेना का आधुनिकीकरण पूरा कर लेगा और 2049 तक वह अपनी सेना को विश्व स्तर की सेना बना देगा। इसी तरीके से अगर हम और देशों को देखें तो पश्चिम के देशों के द्वारा भी समय समय पर रक्षा समीक्षा, सुरक्षा नीति पर अपना दृष्टिकोण जारी किया जाता है, यानी कि वे भी इसको लेकर के दस्तावेज जारी करते हैं। यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि 1950 और 60 के दशक में यूएसएसआर के द्वारा भी अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर के ऐसे ही फैसले लिए गए थे। उसी तरीके से अमेरिका के द्वारा भी 60 के दशक में यह लक्ष्य रखा गया था कि वह इस सदी के अंत तक एक आदमी को चंद्रमा पर भेजेगा और इसको लेकर के अमेरिका के द्वारा काम किया गया। भारत के द्वारा भी कभी कभी इस तरह के लक्ष्य रखे जाते हैं। यहाँ पर चर्चा किया गया है कि अगस्त 2018 में भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक लक्ष्य की घोषणा की थी, लेकिन भारत अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका है। भारत ने 2021 में केवल 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण किए जिसमें से एक विफल रहा, जबकि चीन ने 47 प्रक्षेपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसलिए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत के द्वारा पहले कार्यक्रम की घोषणा की जाती है और उसके बाद उस पर काम शुरू किया जाता है। कहने का आशय ये है कि अगर हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है तो हमारे पास कोई विजन होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भावी कदम की चर्चा करते हुए लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अपने लक्ष्यों को लेकर के भारत में स्पष्टता तभी आएगी जब भारत भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दस्तावेज का मसौदा तैयार करे। और यहाँ पर 3 चरणों की चर्चा की गई है। यहाँ पर सबसे पहला चरण ये हो सकता है
कि जब भारत किसी लक्ष्य का मसौदा तैयार करता है तो यहाँ पर उसको विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई है कि जब हम किसी लक्ष्य के लिए दृष्टिकोण तैयार करते हैं तो यहाँ पर उसका आर्थिक और तकनीकी विश्लेषण भी किया जाना चाहिए, यानी कि आर्थिक और तकनीकी विश्लेषण करके हमें अपने लक्ष्य को रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत उस लक्ष्य को पा सकेगा। तीसरी बात यहाँ पर यह कही गई है कि हमारे द्वारा जो योजना बनाई जाती है उस योजना को विशेषज्ञों के द्वारा कार्यान्वित करना चाहिए और यहाँ पर इन विशेषज्ञों को यह पता होना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। इन विशेषज्ञों को सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हमें विश्व में महाशक्ति बनना है, चाहे आर्थिक तौर पर या फिर सैनिक तौर पर, तो हमारे पास कोई विजन होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और हम चीन और दूसरे पश्चिमी देशों से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य रखे थे और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे वो लक्ष्य पूरा हो सके। भारत को भी इसी तरह के लक्ष्य को बनाना होगा और तभी जाके भारत आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बन पाएगा। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द चैलेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा हो रही है और वह मुद्दा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। या फिर आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स है वे अब अप्रभावी हो रहे हैं क्योंकि वायरस, कवक, बैक्टीरिया जैसे रोगजनक उनके लिए प्रतिरोधी बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट की चर्चा की गई है जिसे कि द लैंसेट पत्रिका में छापा गया है, जिसका नाम है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर 204 देशों में इसको लेकर के संरक्षण किया गया है और उसके बाद इस रिपोर्ट को यहाँ पर द लैंसेट में छापा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कवक इन एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधी बनते जा रहे हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स उन पर काम नहीं कर रहे हैं और उसी को लेकर के ये रिपोर्ट आया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है जिसे हम शॉर्ट में ग्राम के नाम से जानते हैं, उसमें ये कहा गया है कि 2019 में कम से कम 4.95 मिलियन मौतें बैक्टीरिया AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़ी हो सकती हैं। पेपर में यह अनुमान लगाया गया है कि AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैश्विक स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है जो HIV, एड्स और मलेरिया से अधिक है। यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण जितनी मौतें हो रही हैं वह एड्स से होने वाली मौतों से कहीं अधिक हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया में 2019 में AMR के कारण 3,89,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी उप सहारा अफ्रीका में इसके कारण होने वाली मृत्यु की दर जो है वो काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर कहा गया है कि पश्चिमी उप सहारा अफ्रीका में प्रति 1 लाख पर 27.3 मौतें AMR के कारण हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये जो दर है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पे 6.5 मौतें AMR के कारण हुई हैं। रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि 2019 में निचले श्वसन पथ के संक्रमण के कारण जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या 1.5 मिलियन है। कहने का मतलब ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण मौतों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले दिनों और बहुत सारे बैक्टीरिया जिनका इलाज संभव था वे अब एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी बन गए हैं, जिनके कारण इनके इलाज में जिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है वे उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं और ये बैक्टीरिया, वायरस लोगों के मौत का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो सामान्य संक्रमण होते हैं हमारे शरीर में, जैसे निचले श्वसन पथ का संक्रमण, रक्त प्रवाह में संक्रमण या पेट के अंदर जो संक्रमण होता है वह हर साल अब सैकड़ों लोगों की जानें ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिन बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है वे उपचार के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं। मतलब जिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके उपचार किया जाता था वे अब इन बैक्टीरिया के लिए बेकार बनते जा रहे हैं।
ये जितनी बीमारियों की यहाँ पे चर्चा की गई हैं उनके इलाज संभव हैं, बहुत दिनों से इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण इनका इलाज करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि AMR का जो सबसे बड़ा खतरा है वह बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे इन छोटे छोटे रोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और यहाँ पर जब इनका इलाज किया जा रहा है तो यह इलाज प्रभावी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि 2019 में AMR के कारण जो मौतें हुई हैं उनमें हर 5 मौतों में से एक मौत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उससे अस्पतालों के इलाज में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद, प्रसव और कैंसर के उपचार के बाद इस तरह के संक्रमण होने के आसार होते हैं और चूंकि यह संक्रमण आम है इसलिए इनका इलाज आसानी से किया जाता था पहले, लेकिन जिस तरीके से अब बैक्टीरिया का क्षमता इन दवाइयों के प्रति बढ़ रहा है उसको देखते हुए ऐसे संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ा है और ऐसे संक्रमण को रोकने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आई है। यहाँ पर यह डेटा दिया गया है कि 1980 से 2000 के बीच में नैदानिक उपयोग के लिए 63 नई एंटीबायोटिक्स दवाओं की मंजूरी दी गई थी, जबकि अगर हम 2000 से लेकर के 2018 की बात करें तो केवल 15 अतिरिक्त एंटीबायोटिक दवाओं को मंजूरी दी गई है और यहाँ पर 7 सबसे घातक दवा प्रतिरोधी जीवाणुओं में से केवल 2 के लिए ही टीके उपलब्ध हैं। इसी न्यूज में यह बताने का प्रयास किया गया है कि इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्तिगत अस्पतालों के भीतर संक्रमणों की निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिक कार्रवाई करना चाहिए। टीकों तक पहुंच, स्वच्छ पानी और स्वच्छता का विस्तार किया जाना चाहिए और मानव रोगों के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम होना चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि जहां पर आवश्यक हो वहीं पर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां पर आवश्यक ना हो वहां पर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया भी जाता है तो WHO की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग करने से भी ये बैक्टीरिया, वायरस उसके प्रति प्रतिरोधी होते जा रहे हैं, जिससे कि हमें बचना है, क्योंकि जिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके इनका इलाज किया जाता था वे अब इन पर काम नहीं कर रहे हैं। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटीज और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट का समय है, ये सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाना है और उसी को लेकर के यह एडिटोरियल लिखा गया है और कहा गया है कि कोविड-19 के महामारी के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ है, जो कमी देखी गई है, अगर हमें उसे दूर करना है तो यथार्थ को समझते हुए यहाँ पर उस तरह के काम करने पड़ेंगे जिससे कि हमारे आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सके। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय बजट को आर्थिक विकास की स्थिरता का समर्थक करने के लिए एक उदार राजकोषीय रुख बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अनिश्चितताएं हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर मुद्रास्फीति का चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ी है उसका दबाव भी सरकार पर बहुत ही ज़्यादा है, इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा की बात करें तो उसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है यानी कि WPI है, उसमें जो महंगाई का दर है वह नवंबर 2021 में बढ़कर के 14.32% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। और उसी तरीके से अगर हम CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो वहां भी जो मुद्रास्फीति है वह 5.03% है, जो कि आगे चल करके बढ़ भी सकती है। यहाँ पर 29 दिसंबर 2021 को प्रकाशित RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है उसके द्वारा कि जो हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं उनका जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके भी बढ़ने की संभावना है और यह जो GNPA है वह सितंबर 2022 तक 9.5% तक पहुंचने के आसार हैं।
इसी तरीके से अगर हम राजकोषीय घाटा को देखें तो वो भी काफी बढ़ा हुआ है और कहा गया है कि 2021-22 का जो राजकोषीय घाटा है वह 9.5% हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि हमारे इकोनॉमी की जो स्थिति है वह सही नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, खास करके बुनियादी ढांचा में, वह बहुत ही जरूरी है, उसे बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक कदम है। यहाँ पर यह भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी भी स्वास्थ्य पर जो सार्वजनिक खर्च है वह सकल घरेलू का 1% से भी कम है, जिसे कि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस समय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निवेश को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके कारण जो मानवीय संकट है हमारे देश में वह और गहरा जाएगा। यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के भी डेटा दिया गया है और कहा गया है कि हमारे देश में बेरोजगारी ही बढ़ती जा रही है और इसके कारण सरकार को अपने बजट में बेरोजगारी को कम करने को लेकर के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो नौकरी गारंटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको और मजबूत करना चाहिए। गरीब परिवारों के लिए जो खास सुरक्षा प्रदान की जा रही है उसे मजबूत करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि सरकार को अपने बजट में लोगों के कल्याण के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा और इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2022-23 का जो आगामी बजट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ पर सरकार को एक उदार राजकोषीय नीति अपनाना चाहिए। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम रिपोर्ट क्या है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध वैश्विक स्वास्थ्य प्रथाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है, चर्चा करें। तो अभी अभी हमने इस पर चर्चा की है, आप यहाँ पर समझाएं कि आखिर ये ग्राम का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है और किस तरीके से यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रथाओं को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर जो भी डेटा दिए गए हैं आप उसका उपयोग करें और उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत में पहले से ही नाजुक शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है, टिप्पणी करें। तो इस पर भी हमने बहुत ही सारी चर्चाएं की हैं, बहुत सारे डेटा आपके पास हैं, उन सभी का आप उपयोग करें और इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।